नमस्कार दोस्तों, प्योर बैंकिंग में आपका स्वागत है। आज एक नए टॉपिक के साथ आया हूँ और आज का टॉपिक है द वे फॉरवर्ड इन म्यांमार। म्यांमार में आगे का रास्ता। एक्चुअली म्यांमार में एक घटना हुई है अभी कुछ दिनों पहले, जिसमें वहाँ पे एक इलेक्शन हुआ और इलेक्शन में जो भी पार्टी जीती उसका तख्ता पलट कर दिया गया। यानी सेना के द्वारा उसे मानने से इनकार कर दिया गया और बोला गया कि नहीं, यहाँ पे जो इलेक्शन हुआ है उसमें धांधली हुई है, तो इसे हम फेयर इलेक्शन नहीं मानेंगे, इसलिए हम पूरे शासन को अपने कब्जे में लेते हैं और ये 1 साल तक चलेगा। 1 साल के बाद फिर से इलेक्शन करवाया जाएगा और देखा जाएगा कि कौन सी पार्टी जीती है। इस तरह की संभावना के साथ उन्होंने पूरे म्यांमार को अपने कब्जे में ले लिया। अब देखते हैं आने वाले दिनों में क्या होता है, क्या वो 1 साल तक रहते हैं या लंबे समय तक रहते हैं, क्योंकि म्यांमार का एक इतिहास रहा है कि इससे पहले भी वहाँ पर तख्ता पलट हो चुके हैं और एक लंबे समय तक मिलिट्री के द्वारा शासन किया गया है, तो फिर से उसे दोहराया जा रहा है। तो किसी को आश्चर्य नहीं हो रहा, किसी को ऐसा नहीं लग रहा है कि क्या हो रहा है म्यांमार में, क्योंकि चीज़ें पहले हो चुकी हैं, तो लोग काफ़ी कंफर्टेबल है, लोगों को लग रहा है ऐसा यहाँ होता है। तो इसी के बारे में आर्टिकल है। आर्टिकल में राइटर को सजेशन दे रहे हैं, बताने की कोशिश कर रहे हैं कि क्या करना चाहिए म्यांमार को, कैसे इस घटना से बाहर निकलनी चाहिए और इसमें इंटरनेशनल कम्युनिटी का क्या रोल हो सकता है, इस बारे में भी इसमें बात की गई है। तो चलिए एक एक करके देखते हैं और देखते हैं कि राइटर क्या सजेशन दे रहे हैं पूरे म्यांमार के लोगों को, इंटरनेशनल कम्युनिटी को। तो आर्टिकल की शुरुआत एक सजेशन के साथ हो रही है। इसमें सलाह दी जा रही है कि देश की यातनापूर्ण राजनीति से कई सबक सीखे जाने हैं। यानी जो देश में राजनीति चल रही है म्यांमार में, उससे बहुत कुछ सीखने की ज़रूरत है। ऐसा नहीं कि ये पहली बार हो रहा है, ये पहले भी हो चुका है। शायद हमने बहुत सारे सबक नहीं सीखे इसलिए रिपीट हो रहा है, तो इससे काफ़ी कुछ सीखना चाहिए हमें, ताकि इससे कैसे निपटा जाए, किससे बेहतर तरीके से निपटा जाए, ये हम जान पाएँ। थोड़ी पुरानी घटनाओं को इसमें शामिल किया गया। एक्चुअली बात की जा रही है मई 2008 की। 2008 में वहाँ पे एक साइक्लोन आया था, उसका नाम नरगिस था। नरगिस ने म्यांमार को हिट किया था उस समय, और उसमें लगभग 1,38,000 लोगों की जान चली गई थी। 1,38,000 लोग मारे गए थे और बस इतना ही नहीं हुआ था, इसके अलावा 1.5 मिलियन जो पीपल थे उनको डिस्प्लेस किया गया था। यानी एक जगह से दूसरी जगह भेजा गया था। जो कोस्टल एरिया के लोग थे वहाँ से निकाल के उनको दूसरी जगह भेजा गया था। और आश्चर्य की बात यह है कि जैसे ये सब हो रहा था उसी समय वहाँ की जो मिलिट्री थी उन्होंने एक कॉन्स्टिट्यूशन बनाया था, उस पर रेफरेंडम करवा दिया। यानी उस समय रेफरेंडम करवाया जब बहुत सारे लोग मारे जा चुके थे और बहुत सारे लोगों को विस्थापित किया गया था। तो रेफरेंडम का जो एक्चुअल रिजल्ट वो तो आ ही नहीं पाया, क्योंकि वहाँ के लोग वहाँ पे थे ही नहीं। तो उस समय उन्होंने रेफरेंडम करवाया और वो जो उनके द्वारा जो लिखा गया कॉन्स्टिट्यूशन था उसे मान्यता दिला दी और बोला कि ये पब्लिक की मत है, पब्लिक ने ऐसा बोला, इसे मान्यता मिलनी चाहिए, इसलिए इसे मान्यता मिल रही है। तो उन्होंने सही टाइमिंग का यूज़ किया और उस कॉन्स्टिट्यूशन को मान्यता दिला दी जो उनके द्वारा लिखा गया था। अब दिक्कत ये है कि म्यांमार के जो जनरल है वहाँ तक पहुँचने के लिए बहुत ही लिमिटेड चैनल्स हैं। अगर आपको उनके यहाँ पहुँचना है तो 1-2 सोर्स ऐसे हैं जिनके थ्रू ही आप वहाँ पहुँच सकते हो, यानी और किसी माध्यम से आप उनके यहाँ नहीं पहुँच सकते। इस वजह से आपको बहुत ज़्यादा दिक्कत होगी और आपको बहुत सारे चैनल पार करके उनके यहाँ पहुँचना पड़ेगा। ये एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है कि वहाँ के जनरलों तक आपकी पहुँच आसानी से नहीं हो पाएगी। तो इसमें इंटरनेशनल कम्युनिटी जो है, जो कि म्यांमार के लोगों की मदद करना चाहती है, वहाँ पर फॉरेन एड्स पहुँचाना चाहती है, उसको बहुत दिक्कत आती है। वो वहाँ तक फॉरेन एड्स तभी पहुँचा पाएगी जब वहाँ की जो मिलिट्री है उसका अप्रूवल मिलेगा। यानी उसके अप्रूवल के बिना आप कोई भी फॉरेन एड्स म्यांमार में नहीं पहुँचा सकते। अब इंटरनेशनल कम्युनिटी को इसके लिए बहुत सारे राउंड्स की बातें करनी पड़ी, बहुत सारे राउंड्स का कम्युनिकेशन हुआ डिप्लोमेटिक चैनल के थ्रू, ताकि वो जो अपने एड्स हैं वो वहाँ के लोगों तक पहुँचा सकें। म्यांमार के जनरलों के बारे में एक सच ये भी है कि वो इंटरनेशनल कम्युनिटी से पूरी तरह से अपने आप को आइसोलेट कर देते हैं। यानी इंटरनेशनल कम्युनिटी की पहुंच अपने यहाँ तक नहीं पहुंचने देते और ये सब वो तब करते हैं जबकि वहाँ पे बड़े पैमाने पे भूखमरी है, बहुत बड़े पैमाने पे जाति संघर्ष चल रहा है। उस समय पूरी तरह से इंटरनेशनल कम्युनिटी को रोक देते हैं अपने आप, यानी उससे पूरी तरह से म्यांमार को आइसोलेट कर देते हैं और ताकि इंटरनेशनल कम्युनिटी को पता ही नहीं चल पाता कि वहाँ पे क्या चल रहा है और वो सब कुछ कर पाते हैं जो उन्हें करना होता है। अब वहाँ पर निश्चित रूप से कुछ जो कॉमन लेसन्स है, जो कुछ सीखने की ज़रूरत है इंटरनेशनल कम्युनिटी को, वो ये है कि जो पास्ट में उन्होंने गलती की थी उसे दोबारा वो ना करें। एक्चुअली इंटरनेशनल कम्युनिटी का एक बहुत ही आसान सा फंडा है, स्पेशली जो वेस्टर्न कम्युनिटी है, कि कुछ भी होता है तो सैंक्शन लगा दो। वो सैंक्शन लगाने पे ज़्यादा विश्वास करते हैं। तो राइटर बोल रहे हैं कि हमें जो पुरानी घटना है उससे कुछ सीखना चाहिए और उस गलती को दोबारा नहीं करनी चाहिए जो हमने पास्ट में की है, स्पेशली जो सैंक्शन वाली गलती है। अब एक जो डिबेट फिर से उभर के सामने आया वो ये है कि क्या फिर से हमें सैंक्शन लगा देना चाहिए म्यांमार पे। एक डिबेट है और इस पर बात होगी। अब क्या ये सैंक्शन लगाना म्यांमार के डेवलपमेंट के लिए सही है, इसको देखने की ज़रूरत है। अगर सही नहीं है तो हमें सैंक्शन से बचना चाहिए, जैसा कि हम पहले सैंक्शन लगा के देख चुके हैं। म्यांमार में जो तख्ता पलट हुआ इसका संयोग देखो, इसका संयोग ठीक उसी समय में ये सब हुआ जब बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन जो है यूएस में सत्ता संभाली। जैसे बाइडेन साहब ने वहाँ पे शपथ ग्रहण किया उसी के पहले महीने में ये सब घटनाएं हो गई और जैसे उन्होंने
सत्ता संभाली यूएसए की, वैसे उन्होंने प्रॉमिस किया कि हमारी जो फॉरेन पॉलिसी है उसका जो सबसे इम्पोर्टेंट हिस्सा वो ये है कि हम पूरे विश्व में डेमोक्रेसी की वैल्यू करेंगे। हम चाहेंगे कि पूरे विश्व में डेमोक्रेसी आए और ह्यूमन राइट्स का रिस्पेक्ट पूरे विश्व में किया जाना चाहिए। ये उनकी फॉरेन पॉलिसी का कोर हिस्सा है। जैसे उन्होंने ये अनाउंसमेंट किया, उसके 1 महीने के अंदर ये सारी घटनाएं हो गई, यानी डेमोक्रेसी म्यांमार में खतरे में पड़ गई और उसको पूरी तरह से हटा दिया गया। वेस्टर्न सैंक्शन के बावजूद 2010 में क्या हुआ कि चाइना, थाईलैंड और सिंगापुर वो म्यांमार के सबसे ही की ट्रेडिंग पार्टनर थे, सबसे इम्पोर्टेंट ट्रेडिंग पार्टनर थे। ये सब तब थे जब 2010 में सैंक्शन लगा, उसके पहले। आज भी कुछ भी चेंज नहीं है, आज भी ठीक वैसे ही है। चाइना, थाईलैंड और सिंगापुर आज भी म्यांमार के की ट्रेडिंग पार्टनर्स हैं आज के दिनों में, यानी सैंक्शन में भी ये की ट्रेडिंग पार्टनर थे, यानी सैंक्शन का म्यांमार पे कोई असर नहीं पड़ा, पहले भी नहीं पड़ा, अगर आज भी सैंक्शन लगेगा तो उनके ऊपर कोई असर नहीं पड़ेगा क्योंकि ट्रेडिंग पार्टनर उनका चेंज नहीं हुआ है। सिंगापुर म्यांमार का सबसे बड़ा फॉरेन इन्वेस्टर्स है 2020 में। ये पूरे जो इन्वेस्टमेंट म्यांमार में आता है उसका 34% अकेले इन्वेस्ट करता है, तो ये एक बहुत बड़ा इन्वेस्टर है म्यांमार में सिंगापुर। यह देखते हुए कि अतीत में एशियाई देशों के साथ समझौते करके सेना आर्थिक रूप से प्रतिबंधों का सामना करने में सक्षम रही है, यानी जब हमें ये पता है कि उसके ऊपर वेस्टर्न का चाहे जो भी प्रतिबंध लगे, लेकिन वो सेना क्या करती है कि जो एशिया के देश है उनके साथ एग्रीमेंट करके उस सेंक्शन से पूरी तरह से अपने आप को बाहर निकाल लेती है, मतलब उस सेक्शन का उसके ऊपर कोई असर नहीं पड़ता। जब ये हमें ऑलरेडी पता है तो इसमें राइटर ये बोल रहे हैं कि प्रतिबंधों से किसी बड़े राजनीतिक परिवर्तन की संभावना नहीं है। तो अगर आप कोई प्रतिबंध वहाँ पे लगा भी दे रहे हो तो आप सोचो कि कोई बहुत बड़ा पॉलिटिकल चेंज आएगा वहाँ पे, तो आप गलत सोच रहे हो, इसकी कोई भी पॉसिबिलिटीज़ नहीं दिख रही है। जो यूरोपियन ट्रेड है उनका जो बहुत ही कम मात्रा में म्यांमार के साथ जो लिमिटेड ट्रेड है ये 2010 के बाद शुरू हुआ था, इसका जो बेनिफिट होता है स्पेशली पुअर्स को होता है, जो वहाँ के गरीब लोग हैं उनको बहुत ज़्यादा इसका फ़ायदा मिलता है। यूरोपीय यूनियन का एक स्लोगन है म्यांमार को लेके कि एवरीथिंग बट आर्म्स, यानी हम हर चीज़ का ट्रेड आपके साथ करेंगे लेकिन आर्म्स का ट्रेड नहीं करेंगे। इसका सबसे ज़्यादा फ़ायदा म्यांमार की जो गारमेंट इंडस्ट्रीज़ है उसको पहुँचता है और इस इंडस्ट्री में सबसे ज़्यादा वहाँ के गरीब लोग इन्वॉल्व हैं, यानी ये गरीब लोगों को इससे फ़ायदा होता है। तो अगर यूरोपियन यूनियन का सैंक्शन लगता है म्यांमार पे तो इसका जो सबसे ज़्यादा नुकसान होगा वहाँ के गरीब लोगों को होगा। ये जो स्कीम है ये विश्व के सबसे जो कम डेवलपमेंट देश हैं उनके लिए लागू होती है स्कीम, और म्यांमार उनमें से एक है। इसमें यूरोपियन यूनियन क्या करती है कि फ्री ऑफ ड्यूटीज़, यानी उस पर कोई ड्यूटीज़ नहीं लगाती, और आप जो गरीब देश हैं वो क्या करते हैं कि यूरोपियन यूनियन को अपने सामान को बेच पाते हैं बिना किसी ड्यूटी के, तो उनका सामान उसी रेट पे बिकता है जिस रेट वो बेचना चाहते हैं, तो इससे उनका सामान आसानी से बिकता है और उन्हें बहुत ज़्यादा प्रॉफिट होता है। लेकिन अगर एक बार सैंक्शन लग गया तो उन्हें ये सामान बेचने की परमिशन नहीं मिलेगी, इससे जो गरीब लोग हैं उन्हें बहुत ज़्यादा नुकसान होगा। दूसरा जो है कि जो पुराना डिबेट है जो फिर से उसकी जो ज़रूरत है उसमें अकाउंटेबिलिटी देखी जाएगी कि क्राइम्स के अगेंस्ट में ये फिर से शुरू हो जाएगा, और ये ह्यूमनिटी के लिए फिर से बहुत बड़ा खतरा बन के उभरेगा। यानी अगर हम पुराने डिबेट को फिर से सामने लाएं और पुराने डिबेट को करना शुरू कर देंगे तो जो इसकी अकाउंटेबिलिटी होगी क्राइम के अगेंस्ट में उससे ह्यूमनिटी को फिर से खतरा होगा और फिर से रीसर्फेस हो जाएगी, वो फिर से उभर के सामने आ जाएगी। यानी हम फिर से जो दबे हुए घाव है उन्हें कुरेदेंगे। अगर हम पुराने डिबेट को फिर से सामने ला रहे हैं तो हम दबे हुए घाव को कुरेद रहे हैं और हम इससे ज़्यादा कुछ नहीं करने वाले। जो पॉलिटिकल चेंज हुआ था 2010 में म्यांमार में स्पेशली, उसमें बहुत सारे ऐसे जनरल्स थे जो वास्तव में म्यांमार के हेड रह चुके हैं 1992 से लेकर 2011 तक, यानी 1992 से लेकर 2011 तक म्यांमार में जो मिलिट्री का शासन रहा है उसमें बहुत सारे जनरल थे जो उसके हेड रह चुके हैं इन दिनों में। उन लोगों को फिर से मौका मिला, इंटरनेशनल कम्युनिटी की वो राडार पे पूरी तरह से थे तब जब वो इसके हेड रह चुके हैं। उन्होंने क्या किया था कि ह्यूमन राइट्स का बहुत ही मिसयूज़ किया था वहाँ पे, और इतना मिसयूज़ किया था कि पूरी तरह से वो चर्चा में थे, पूरी तरह से इंटरनेशनल कम्युनिटी उन्हें अपने राडार पे रखी हुई थी और वो चाह रही थी कि उन्हें पनिश किया जाए। लेकिन जैसे ही उसमें चेंज आया 2010 के बाद पॉलिटिकल चेंज आया म्यांमार में, वो चुपचाप गायब हो गए, यानी वो पिक्चर से ही गायब हो गए। तो इससे इस तरह के लोगों को बल मिलता है, जो इस तरह के लोग हैं उन्हें लगता है कि हमारा तो कुछ होने वाला ही नहीं था, हमने जो किया हमारे ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हुई, तो यानी हम आगे भी जो करेंगे हमारे ऊपर कोई कार्रवाई नहीं होगी। तो इस तरह से इनमें असुरक्षा की संस्कृति को जन्म दिया है। तो ये जो चीज़ें हुई हैं इससे वहाँ पे एक इनसिक्योरिटी फिर से पैदा हुई है। अगर जब वहाँ पे पॉलिटिकल जो पार्टी है वो सत्ता में आई तो उनकी ड्यूटीज़ बनती थी कि उन जनरलों को पनिश किया जाता जो जनरल ने उस समय वहाँ पे बहुत सारे अत्याचार किए थे, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। तो इससे एक तरह की असुरक्षा की भावना पैदा हुई कि आज के जनरल जो है उनको भी लगता है कि अगर हम इस पीरियड में भी लगभग 1-2 दशक तक जो ये चलेगा इसमें हम कुछ भी करेंगे तो हमारे ऊपर कुछ होने वाला नहीं है। 2017 में रोहिंग्या क्राइसिस हुआ था और जो वहाँ के उस समय के सीनियर जो मिलिट्री ऑफिशियल्स थे उन्होंने सोशल मीडिया का बहुत ही ज़्यादा मिसयूज़ किया था इसके लिए, ताकि वो रोहिंग्या के अगेंस्ट में
अपने लिए पब्लिक सपोर्ट जुटा सकें। तो इसके लिए उन्होंने सोशल मीडिया को का तगड़ा एक्सक्यूज़ किया, बहुत मिसयूज़ किया, और वहाँ पे पब्लिक सपोर्ट जुटाने में कुछ हद तक सफल भी रहे। वहाँ की जो लोकल पब्लिक थी उनको सपोर्ट भी मिला इस क्राइसिस में। अब अगर म्यांमार की बात की जाए और चाइना का इन्फ्लुएंस ना हो नहीं सकता, चाइना का भी इसमें इन्फ्लुएंस है। तो चाइना का इन्फ्लुएंस देखते हैं क्या। तीसरा कारण क्या है कि जो इंटरनेशनल प्लेयर्स हैं म्यांमार में, उसमें चाइना भी एक प्लेयर्स है। चाइना काफ़ी इंपॉर्टेंट प्लेयर्स है, और चाइना ने इतना ही नहीं किया है, स्पेशली एशिया अफेयर्स के लिए उन्होंने एक अपने यहाँ एक ग्रुप बनाया हुआ है। एक बहुत ही इम्पोर्टेंट ग्रुप है उनके यहाँ, जो सिर्फ एशिया पे अफेयर्स को ही देखता है, यानी एशिया की जो पॉलिटिकल अफेयर्स हैं उनको देखता है और उन्हें डील करने की कोशिश करता है। और ये जो इश्यूज़ है ये वास्तव में म्यांमार में 2013 से जो भी इश्यूज़ चल रहे हैं, स्पेशली म्यांमार और चाइना से रिलेटेड, उस पर काम करता है। यानी म्यांमार को पूरी तरह से प्रोटेक्ट करने का काम आज के डेट में चाइना कर रहा है। चाइना ने इसके लिए पर्टिकुलर एक कमेटी भी बना रखी है जो इसी चीज़ को देखती है और म्यांमार को इन चीज़ों से बाहर निकालती है। इंटरनेशनल कमेटी के लिए, इससे पर्टिकुलरली जो पश्चिमी देश हैं उनके लिए चाइना का जो ये मल्टीलेयर इन्फ्लुएंस है म्यांमार पे, ये बहुत बड़ा इशू है। ये उनके लिए बहुत बड़ा एक हेडक है कि चाइना का जो इतना बड़ा मल्टीलेयर जो इन्फ्लुएंस है, जो प्रभाव है म्यांमार के ऊपर, इससे कैसे निपटा जाए। चाहे वो जितने वहाँ पे सेंक्शन लगा ले, उसका म्यांमार के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, क्योंकि उसके ऊपर चाइना का बहुत बड़ा इन्फ्लुएंस है। बहुत सारे इंटरनेशनल जो मैकेनिज्म थे, स्पेशली जो वेस्टर्न और एशियन कंट्रीज थे, जो दोनों के मिल के बनाए हुए मैकेनिज्म थे, और वो क्या करते थे, म्यांमार की पॉलिसीज़ को कोऑर्डिनेट करते थे, बनाते थे म्यांमार के ऊपर पॉलिसीज़। उन सब को 2015 के बाद उखाड़ दिया गया, उन सबको पूरी तरह से ख़त्म कर दिया गया 2015 के इलेक्शन के बाद। जैसे लगने लगा कि 2015 के बाद अब यहाँ पर डेमोक्रेसी आ गई, तब कुछ होने वाला नहीं है, चीज़ें सामान्य चलती रहेंगी, तो उसे पूरी तरह से ख़त्म कर दिया गया था। जो हमारी सोच थी म्यांमार को लेके ये थी कि अब ये जो चेंज आया था यहाँ पे, ये परमानेंट है, अब इसमें फिर से मिलिट्री शासन नहीं आने वाला, अब यहाँ पे डेमोक्रेसी हमेशा के लिए कायम हो गई। ये हमारी स्टैंडर्ड थिंकिंग थी म्यांमार को लेके। लेकिन अब लग रहा है कि वो थिंकिंग गलत थी, जबकि वहाँ पे एक चेंज फिर से आ गया, तो हमें फिर से उसके बारे में सोचने की ज़रूरत है। तो जो इंपॉर्टेंट फैक्टर्स थे, जो एक्टर्स थे, जो वहाँ पे इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहे थे, उनको फिर से एक कॉमन प्लेटफॉर्म पे लाने की ज़रूरत है। और जो मैकेनिज्म बनाया गया था म्यांमार को लेके, जो पॉलिसी बनाई जा रही थी वेस्टर्न और एशियन कंट्रीज़ के द्वारा, उन सबको एक प्लेटफॉर्म पे लाने की ज़रूरत है और उस मैकेनिज्म को फिर से रिफ्रेश करने की ज़रूरत है, यानी उसे फिर से जीवित करने की ज़रूरत है। पांचवा जो पॉइंट है वो ये है कि उम्मीद है कि तख्तापलट के खिलाफ म्यांमार देशव्यापी विरोध प्रदर्शन करेगा। ऐसी उम्मीद की जा रही है कि जो तख्तापलट हुआ है इसके खिलाफ वहाँ के जो लोग हैं पूरे देश में प्रदर्शन करेंगे। तख्तापलट के बाद म्यांमार के सबसे बड़े जातीय समूह बामर की भौगोलिक सीमा के साथ जांच की जानी चाहिए। हमें देखने की ज़रूरत है कि जो वहाँ की सबसे बड़ी कम्युनिटी है बामर कम्युनिटी, उसके ऊपर नज़र रखने की ज़रूरत है। देखने कि उसका रिएक्शन क्या होता है, वो इसके खिलाफ कितना प्रदर्शन करती है। जो नेशनल लीग फॉर डेमोक्रेसी का समर्थन करते हैं, जो नेशनल लीग फॉर डेमोक्रेसी पार्टी है उसका पूरी तरह से सपोर्टर है, तो उनका रिएक्शन क्या होता है बामर कम्युनिटी का, ये पूरे विश्व को इस पर नज़र रखनी चाहिए और देखनी चाहिए कि वो किस डायरेक्शन में जा रहे हैं। क्या वो मिलिट्री का सपोर्ट कर रहे हैं या अभी भी वो जो पार्टी है नेशनल लीग फॉर डेमोक्रेसी उसका सपोर्ट कर रहे हैं। ये बड़ा इंटरेस्टिंग होगा और इसी के हिसाब से हमें पॉलिसीज़ बनाने की ज़रूरत है। जो वहाँ की माइनॉरिटी कम्युनिटीज़ है वो 35% है पूरी आबादी जितनी भी म्यांमार की उसकी 35% सिर्फ माइनॉरिटी कम्युनिटीज़ है। तो वर्तमान परिदृश्य में जो वहाँ की मिलिट्री होगी वो क्या करेगी, वहाँ के जो जातीय जो लोग हैं या जो धार्मिक लोग हैं उनका वो एक्सप्लॉइट करेगी, उनका शोषण करना जारी रखेगी। तो ये भी एक हेडेक की बात है। अब मिलिट्री के पास पावर आई है तो फुल फ्लेज में वहाँ की जो कास्टिज़म वाली इशूज़ है, यानी जो वहाँ की माइनॉरिटी कम्युनिटीज़ है उनका शोषण जारी रखेगी, उनको पूरी तरह से एक्सप्लॉइट करने की कोशिश करेगी। और ये सब किसके साथ करेगी, विशेष रूप से उनके साथ जो उत्तर से जातीय अल्पसंख्यकों सहित घरेलू हितधारकों के साथ जुड़ा अंतर्राष्ट्रीय समुदाय द्वारा पीछा किया जाना चाहिए। तो जो इंटरनेशनल कमेटी है उनके लिए बहुत ज़रूरी है कि जो वहाँ पे जो इतनिक माइनॉरिटीज़ है उनके ऊपर या जो डोमेस्टिक स्टेक होल्डर्स हैं उनके ऊपर इंटरनेशनल कमेटी को नज़र रखने की ज़रूरत है, क्योंकि उनका पूरी तरह से वहाँ की मिलिट्री शोषण करने वाली है। एक लॉन्ग ड्यूरेशन प्रोसेस होगा, इसे एक दिन में हासिल नहीं किया जा सकता। अगर किसी को लगता है कि हमारे पास कोई ऐसा मैजिक है जो हम कर दें और चीज़ें सामान्य हो जाए, तो ऐसा कुछ होता हुआ म्यांमार में नहीं दिख रहा है। किसी के पास समाधान की जादुई छड़ी नहीं है। कोई ऐसा देश नहीं है जो बोल सकता है कि हमारे पास इसका एक परमानेंट सोल्यूशन है और एक झटके में हम म्यांमार में सब कुछ सही कर देंगे। ऐसा कुछ म्यांमार में नहीं होने वाला है। एक लॉन्ग ड्यूरेशन स्लो प्रोसेस चलेगा जो लंबे समय में इसे फिर से हम रीगेन कर सकते हैं। लेकिन एक सुसंगत सबक है कि कोई भी परिवर्तन अपरिवर्तनीय नहीं है। एक चीज़ हमें सीखने की जरूरत है कि कोई भी परिवर्तन, कोई भी चेंजेस हम ये नहीं बोल सकते कि ये परमानेंट है, यानी एक बार चेंज हो गया तो दोबारा इसमें कोई चेंज नहीं होने वाला, ये परमानेंट नहीं हो सकता। जब वहाँ पे डेमोक्रेसी आई तो लोगों ने सोच लिया कि अब दोबारा वहाँ पे तख्तापलट कभी नहीं होगा, लेकिन म्यांमार ने फिर से तख्तापलट करके दिखा दिया कि परिवर्तन होता रहता है और ये कभी भी हो सकता है। विशेष रूप से ऐसे संदर्भ में जहाँ सैन्य नेतृत्व ने लोकतंत्र के अर्थ को लिपिबद्ध किया, विशेष रूप से ऐसी जगह पे जहाँ पे
मिलिट्री के जो लोग हैं वो लोकतंत्र को अपने तरीके से लिखते हों, तो वहाँ पे परिवर्तन नहीं हुआ, ऐसा हो नहीं सकता, ये होता रहेगा। ये ऑलरेडी पाकिस्तान में हमने काफ़ी बार देख चुका है और म्यांमार में न हो ऐसा हमने एक गलत अवधारणा अपने अंदर पैदा कर ली थी, जो उन्होंने इसे फिर से पूरी तरह से गलत साबित किया और बता दिया कि म्यांमार में परिवर्तन हो सकता है, क्योंकि जो यहाँ का कॉन्स्टिट्यूशन है वो मिलिट्री के द्वारा लिखा गया है। तो नो डाउट ये कॉन्स्टिट्यूशन बहुत हद तक उनके फेवर में रहता है। और घरेलू बल और भू राजनीतिक लगातार अपने कार्यों और शासन करने के लिए आवेगों को विफल करने में विफल रहे हैं। तो जो वहाँ के जो डोमेस्टिक फोर्सेस हैं या जो वहाँ की जियो पॉलिटिक्स है वो कंटिन्यूसली इस चीज़ में फेल हुई है कि जो वहाँ की मिलिट्री है वो फिर से रूल ना कर सकें, वो इसे पूरी तरह से दबाने में, मिलिट्री के शासन को दबाने में पूरी तरह से फेल हो गई हैं। तो ये चीज़ें चलती रहेंगी, ये चीज़ें रुकने वाली नहीं है। मिलिट्री वहाँ पे आई है, पिछली बार आई थी, एक लंबे समय तक रही और फिर से आई है, तो उसे 1-2 दिन में नहीं हटाया जा सकता, इसमें बहुत टाइम लगने वाला है। तो हमें एक स्लो प्रोसेस के साथ इसे इम्प्लीमेंट करना होगा और वहाँ पर नज़र रखनी होगी ताकि हम फिर से वहाँ पे डेमोक्रेसी ला सकें, जो एक लंबे समय के बाद आई थी और लगभग 5-6 साल भी रह पाई और 2021 आते आते फिर से उसे जाना पड़ा और फिर से वहाँ की जो पॉलिटिकल पार्टी थी उसे जेल में डाल दिया गया है। तो देखते हैं, इस सजेशन के साथ इस आर्टिकल को ख़त्म किया जा रहा है और हम ऐसी उम्मीद करते हैं कि फिर से वहाँ पे डेमोक्रेसी आए और इसके लिए जो एशिया के देश हैं या जो पूरे विश्व के देश हैं वो लगातार प्रयत्न करें और इसमें यूएसए का बहुत बड़ा रोल रहने वाला है, इंडिया का भी बहुत बड़ा रोल होने वाला है। चाइना के इन्फ्लुएंस को कम करने के लिए बहुत ज़रूरी है कि म्यांमार में फिर से डेमोक्रेसी लाई जाए, क्योंकि अगर म्यांमार में डेमोक्रेसी नहीं आई और वहाँ पे मिलिट्री शासन रहा तो नो डाउट चाइना के फेवर में चला जाएगा, जैसा कि कुछ हद तक नेपाल चला गया था और एक बार वो चाइना के फेवर में चला गया तो चाइना की भाषा बोलने लगेगा, जिससे सबसे ज़्यादा नुकसान इंडिया को होने वाला है। तो इस सजेशन के साथ इस आर्टिकल को ख़त्म किया जा रहा है और ये उम्मीद की जा रही है कि म्यांमार में फिर से डेमोक्रेसी आएगी, जिससे पूरे एशिया में शांति बनी रहेगी। म्यांमार फिर से खुशहाल देश बन पाएगा जो एक गलत रास्ते पे निकल चुका है। तो आज के लिए इसमें इतना ही, कल फिर से मिलता है एक नए आर्टिकल के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।